हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़ने से पहले हमें दो टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। एक तो थायरोटॉक्सिकोसिस और दूसरा हाइपरथायरॉयडिज्म। इनमें क्या अंतर है? तो थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब होता है कि T3 और T4 का ब्लड पे बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाना, मतलब एलिवेटेड सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ T3 एंड T4। इसके कारण क्या होगा? हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट आएगी। तो ये होता है थायरोटॉक्सिकोसिस। दूसरा आता है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड खुद ही इतनी ज़्यादा T3 और T4 हाइपर फंक्शन करने लगी है और खुद ही इतना ज़्यादा थायराइड हार्मोन रिलीज करने लगी है। तो यही लिखा है कि हाइपर फंक्शन एंड ओवर प्रोडक्शन बाय थायराइड ग्लैंड इटसेल्फ। तो तब हम बोलते हैं क्या? हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो तीन तरीके से हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा नॉट एसोसिएटेड विद हाइपरथायरॉयडिज्म। तो क्या होता है, मतलब इसमें इंट्रिंसिक थायराइड में डिफेक्ट होता है जब हम प्राइमरी बोल रहे हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि थायराइड ग्लैंड में खुद, मतलब ग्रेव डिजीज फॉर एग्जांपल। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी में ऐसे एंटीबॉडी बनने लगते हैं जो TSH को कॉपी करते हैं और वो स्टिमुलेट करते हैं किसको? थायराइड ग्लैंड को, ताकि वो ओवर प्रोडक्शन करे T3 T4 का। ये होता है ग्रेव डिजीज में। तो ऐसा होता है तो डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया हो जाता है थायराइड ग्लैंड का। तो एक तरह से थायराइड ग्लैंड खुद ही हार्मोन रिलीज कर रही है ना, तो ये किस में आ जाएगा? प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में। देन उसके बाद हाइपर फंक्शनिंग टॉक्सिक मल्टी नोड्यूलर गॉइटर, मतलब जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसमें ऐसे कई सारे नोड्यूल्स हो जाएं जो हाइपर फंक्शन करने लगे। तो और ठीक है, तो हम उसे क्या बोल रहे हैं? हाइपर फंक्शनिंग टॉक्सिक नोड्यूलर गॉइटर हो जाए। फिर उसके बाद हाइपर फंक्शनिंग टॉक्सिक एडिनोमा हो जाए, मतलब कि ग्लैंड का कोई एक हिस्सा खुद ही ऑटोनोमस हो जाए और एक तरह से किसी का ना सुने और वो खुद बहुत ज़्यादा हार्मोन रिलीज करने लगे। तो वो क्या, उसको हम वो किस में आएगा? प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में। या फिर आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए, ठीक है, या फिर नियोनेटल ग्रेव्स हो जाए। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर आते हैं। इसमें थायराइड ग्लैंड से ही हार्मोन निकलता है और वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, हार्मोन रिलीज करने लगती है, क्योंकि उसके इंट्रिंसिक कुछ डिफेक्ट है थायराइड ग्लैंड पर। इसमें क्या होता है कि डिक्रीज रहता है TSH लेवल। क्यों? T3 T4 बढ़ा हुआ है तो स्ट्रॉन्ग फीडबैक मैकेनिज्म होता है। थोड़ा सा फीडबैक मैकेनिज्म देख लेते हैं कि क्या होता है कि ये आपका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया TRH, ठीक है। फिर इसने स्टिमुलेट किया पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया TSH ने स्टिमुलेट किया थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड ने रिलीज किया T3 एंड T4। तो मतलब शुरुआत में क्या हुआ? T3 T4 कम था हमारी बॉडी में, मान लीजिए T3 T4 कम था, तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हुआ और इसने TRH रिलीज किया, फिर इसने पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, फिर इसने TSH को रिलीज किया, इसने थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट किया और इसने रिलीज किया T3 T4। अब T3 T4 का लेवल नॉर्मल हो गया है या बढ़ गया है। तो T3 T4 का नॉर्मल लेवल या बढ़ जाने से क्या होगा? ये वापस स्टिमुलेट करेगा, ये सेंस कर लेगा हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? TRH को कम कर देगा, तो पिट्यूटरी कम स्टिमुलेट होगा, फिर ये TSH कम रिलीज करेगा, फिर थायराइड ग्लैंड कम रिलीज होगा और इसके थायराइड ग्लैंड कम स्टिमुलेट होगा और इसके कारण क्या होगा? TSH और T3 एंड T4 वापस से कम हो, नॉर्मल हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर बढ़ना और घटना, मतलब ये फीडबैक मैकेनिज्म चलता रहता है, ठीक है। तो प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या हुआ है? T3 T4 बढ़ गया है बिकॉज ऑफ थायराइड का इंट्रिंसिक डिफेक्ट के कारण। तो TSH क्या होगा? डिक्रीज रहेगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फीडबैक मैकेनिज्म। देन हम बात करते हैं सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा थायरॉयडल कुछ डिफेक्ट है, मतलब फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी में डिफेक्ट है। पिट्यूटरी में बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रहा है TSH का, ठीक है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में फॉर एग्जांपल ट्यूमर हो गया है, जो कि रेयर होता है। तो इसके कारण TSH क्या हो जाएगा? ओवर सिक्रीशन होगा। TSH का ओवर सिक्रीशन होगा तो उसकी वजह से T3 T4 बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा थायराइड ग्लैंड को, तो वो बहुत ज़्यादा रिलीज करेगी T3 T4, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। अब आप इसमें देख रहे हो कि पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज़्यादा TSH निकाल रही है, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होकर T3 T4 निकाल रही है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन तो है, लेकिन यहाँ पर फीडबैक के कारण ये नहीं चल रहा है, मतलब TSH एलिवेटेड ही मिलेगा बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर एडिनोमा। फिर तीसरा आता है कि नॉट एसोसिएटेड विथ हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब ग्लैंड नया हार्मोन नहीं बना रहा है, जैसे थायरॉयडिटीज है, ठीक है।
तो ग्लैंड में थायरॉइडिस मतलब ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन है, तो हार्मोन पहले से जो स्टोर है वो लीक हो गया है, ऐसा हम बोलेंगे। या फिर तो कहाँ गया आपका थायरॉइडिटीज, ये पेनफुल होता है, तो एक ये कंडीशन आप इसी तरह समझ सकते हो। सब एक्यूट लिम्फोसाइटिक थायरॉइडिटीज, ये पेनलेस होता है, इस कंडीशन में भी सेम चीज़ हो सकती है। या फिर स्ट्रोमा ओवेरी मतलब ओवेरियन ट्यूमर विथ एक्टोपिक थायरॉइड, ठीक है। फिर दूसरा फैक्टिटियस थायरोटॉक्सिकोसिस मतलब एक्सोजीनस थायराइड इनटेक की, मतलब किसी ने बाहर से ही थायराइड ले लिया है। तो इस तरह से हम बोल रहे हैं कि ये एसोसिएटेड नहीं है हाइपरथायरॉयडिज्म से, बस इसका लीकेज हो गया है या फिर हमने एक्स्ट्रा एक्सोजीनस थायराइड ले लिया है। तो इसमें क्या होगा कि भाई T3 T4 तो बढ़ जाएगा, तो इसमें नॉर्मल अपना मैकेनिज्म चलेगा, TSH क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोपैथोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या होते हैं थायराइड हार्मोन के बढ़ने के कारण। तो पहले तो क्या होता है, रीज़न क्या होता है कि थायराइड हार्मोन के कारण BMR बढ़ जाता है, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है। दूसरा, ये थायराइड हार्मोन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ओवर स्टिमुलेट करते हैं, उसमें जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उनको ओवर स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण अब हम जो आगे बात करेंगे वो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या क्या होता है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल या मेटाबॉलिक क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं वो देखते हैं। तो सॉफ्ट वार्म एंड फ्लश्ड स्किन मिलेगी। क्या होता है कि कैटाबॉलिज्म बढ़ गया है हमारी बॉडी में, तो इसके कारण एक्सेलरेटेड कैलोरीजेनेसिस मतलब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इसके कारण क्या होगा, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन होगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, आपको स्किन सॉफ्ट वार्म एंड फ्लश दिखाई देगी, हीट इंटॉलरेंस हो जाएगा, स्वेटिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो वेट लॉस होगा, भले बहुत ज़्यादा एपेटाइट हो, इंक्रीज एपेटाइट के बावजूद क्या मिलेगा, वेट लॉस मिलेगा। दूसरा बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर में। तो क्या होता है कि थायराइड बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हार्ट क्या करेगा, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी बॉडी की, तो हार्ट क्या करेगा कि कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देगा ताकि आउटपुट बढ़ा दे, ताकि वो पेरिफेरल ऑक्सीजन डिमांड को मतलब उसको बैलेंस कर सके। तो इसके कारण डायरेक्ट मायोकार्डियल चेंजेस दिखाई देंगे, ठीक है। क्या क्या दिखाई देंगे, टैकीकार्डिया तो मिलेगा ही, हार्ट बहुत जल्दी पंप कर रहा है, पाल्पिटेशन मिलेगा, कार्डियोमेगाली होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ट को वर्क करना पड़ रहा है, देन एट्रियल फिब्रिलेशन मिलेगा, कॉमन होता है एल्डरली में, और थायरोटॉक्सिक कार्डियोमायोपैथी मिलेगी, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड हम देखते हैं न्यूरोमस्कुलर क्या इफेक्ट्स मिलते हैं। तो देखिए थायराइड हार्मोन क्या करता है कि सिंपैथेटिक का हाइपर स्टिमुलेशन करा रहा है, ठीक है। इसके कारण क्या मिलेगा, CNS इफेक्ट मिलेंगे, फाइन ट्रिमर, हाइपर एक्टिविटी, एंजाइटी, इमोशनल लेबिलिटी और इंसोम्निया, कम नींद आएगी पर्सन को, इतना ज़्यादा वो एक्टिव हो गया है। दूसरा कि स्केलेटल मसल एट्रोफी, समझिएगा कि क्या होता है कि थायराइड हार्मोन क्या कर रहा है, मसल के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और थायराइड हार्मोन क्या कर रहा है, फैट, लिपिड और प्रोटीन, इनका क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करा रहा है। तो मसल में जो प्रोटीन है, थायराइड हार्मोन उनका भी क्या करा रहा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा है, तो मसल की क्या हो जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी। और ये एसोसिएटेड रहता है फैट और लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन से, मतलब डिजीज़ जैसे कि ग्रेव डिजीज़ हो गई, इनमें ऑटो इम्यून तरीके से फैट और लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन मिलता है, ठीक है। तो इसका कोई ऐसे स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। तो हमने क्या बोला, समराइज करते हैं, सिंपैथेटिक हाइपर स्टिमुलेशन के कारण CNS इफेक्ट्स मिले, और मसल एट्रोफी के कारण प्रॉक्सिमल मसल क्या हो गई, वीक हो गई, इसे हम बोलते हैं थायराइड मायोपैथी। डन। अब देखिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट क्या मिलते हैं। क्या होता है, थायराइड हार्मोन गट की मोटिलिटी बढ़ा देता है, पेरिस्टाल्सिस बहुत बढ़ा देता है, इस कारण से जो फूड इंटेस्टाइन में एंटर करता है वो बहुत जल्दी पास हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, हाइपर डिफिकेशन होता है, हाइपर मोटिलिटी के कारण, ठीक है। ट्रांजिट टाइम को रिड्यूस करता है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपका सपोज GIT है, ठीक है, तो यहाँ फूड एंटर किया और इंटेस्टाइन में ट्रेवल किया, तो उसमें लगने वाले टाइम को हम बोलते हैं ट्रांजिट टाइम। तो अब क्योंकि हमें पता है मोटिलिटी बढ़ गई है, तो फूड बहुत जल्दी जल्दी आगे पास हो रहा है, तो ये क्या वो कर रहा है, थायराइड हार्मोन रिड्यूस कर रहा है ट्रांजिट टाइम को, ठीक है। और इस दूसरी चीज़ क्या होता है कि फैट का बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करा रहा है थायराइड हार्मोन, तो लिपिड एक तरह से लिपोलाइसिस करा रहा है, तो लिपोलाइसिस होगा, लीवर में ये सब क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा लिपिड वगैरह, तो इसके कारण क्या होगा, हिपैटिक स्टेटोसिस होगा, मतलब एक तरह से फैटी लीवर कह सकते हैं।
तो इसके कारण क्या होगा, माइल्ड हिपैटोमेगाली मिलेगी। अब यहाँ पर एक बात लिखी है, ये रिस्पॉन्ड करते हैं बीटा ब्लॉकर को। हमने क्या बोला कि ज़्यादातर इफेक्ट क्यों हो रहे हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मतलब बीटा रिसेप्टर के ओवर स्टिमुलेशन के कारण। तो जब हम बीटा ब्लॉकर देंगे तो ये सब जो इफेक्ट्स आ रहे थे वो क्या होंगे, थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएंगे। डन। फिर हम बात करते हैं ऑक्यूलर। तो इसमें क्या मिलता है, वाइड स्टेयरिंग गेज मिलता है और लिड लैग मिलता है। क्या होता है कि आँखों के ऊपर आईलिड पे, अपर आईलिड पे क्या होती है, एक म्यूलर मसल होती है जो कि आँख की लिड को ऊपर की तरफ रोक के रखती है। अब सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन के कारण ये मसल का क्या हो जाएगा, स्पाज्म हो जाएगा। ठीक है, तो मसल क्या करेगी, ओवर स्टिमुलेटेड रहेगी। तो इसके कारण सुपीरियर मतलब उस म्यूलर मसल को सुपीरियर टार्सल मसल भी कहते हैं। तो इसके कारण क्या होगा, जो ऊपर की स्क्लेरा है वो भी दिखाई देने लगेगी। तो ऐसा लगेगा जैसे कोई वो पर्सन घूर रहा है, तो है ना। तो इस कारण से वाइड स्टेयरिंग गेज दिखाई देगा। और क्योंकि वो म्यूलर मसल का ओवर स्पाज्म हो गया है तो इस कारण से लिड लैग मिलेगा। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर एक और बात आती है, ट्रू प्रोप्टोसिस अकर ओनली इन ग्रेव डिजीज। अब देखिए कि जो हम बात करते हैं एक्सोप्थाल्मोसिस, वो ट्रू जो मतलब वो किस में मिलता है, ग्रेव डिसीज में मिलता है। वो किस कारण से होता है, उसके अदर रीजंस हैं कि वहाँ आई बॉल के पीछे एक्यूमुलेशन हो गया है, कुछ सब्सटेंसेस का इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो आई बॉल आगे की तरफ आ गई है, वो एक्सोप्थाल्मोसिस है होता है, पर वो सिर्फ ग्रेव डिजीज में मिलता है। यहाँ बाकी थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या मिलता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या मिलता है, वाइड स्टेयरिंग गेज मिलता है और लिड लैग मिलता है, और उसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया, म्यूलर मसल है। देन बात करते हैं स्केलेटल। तो क्या होता है कि थायराइड हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है बोन के रिजॉर्प्शन को। ठीक है, तो बोन का रिजॉर्प्शन हो रहा है मतलब बोन क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, तो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस होगा और इंक्रीज्ड रिस्क रहेगा फ्रैक्चर का। क्रिटिकल कंडीशन जो हाइपरथायरॉयडिज्म में मिलती हैं वो है, एक तो थायराइड स्टॉर्म और है एपैथेटिक हाइपरथायरॉयडिज्म। थायराइड और स्टॉर्म का क्या सिंपल मतलब है कि एकदम से सडन डेंजरस और जानलेवा मतलब ये फॉर्म हो जाता है जब थायराइड हार्मोन का। ये कैसे होता है, ये अचानक से होता है, ज़्यादातर ग्रेव डिजीज़ के उन पेशेंट में होता है जिनका इलाज सही से नहीं चल रहा हो और उन्हें कोई सडन स्ट्रेस मिल जाए, जैसे इन्फेक्शन हो या सर्जरी हो, ठीक है, या फिर एंटीथायरॉयड दवाइयाँ अचानक से खाना छोड़ दे पर्सन। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से सडन कैटेकोलामाइन बढ़ जाता है। तो ऑलरेडी थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर ऑलरेडी हाइपर सेंसिटिव थे और अचानक से आपने कैटेकोलामाइन भी बढ़ा दिया, तो इसके कारण पर्सन को क्या हो जाता है, थायराइड स्टॉर्म आ जाता है। उसको क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स, किन प्रेजेंटेशन से वो आपके पास आएगा, किन क्लिनिकल फीचर्स के साथ वो आपके पास आएगा, हाइपर पायरेक्सिया रहेगा, उसको प्रोफाउंड टैकीकार्डिया रहेगा, ठीक है, और उसको कार्डियक एरिथमिया भी मिलेगा और मेडिकल ये एक इमरजेंसी रहती है। देन उसके बाद एपैथेटिक हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि सिंपल मतलब है, हाइपरथायरॉयडिज्म का एक ऐसा रूप है जहाँ की जो डिजीज़ है वो अंदर तो होती है पर बाहर से कुछ नहीं, कोई सिम्टम नहीं दिखाई देता, इसीलिए हम इसका नाम क्या दिए हैं, एपैथेटिक हाइपरथायरॉयडिज्म। एकदम शांत पेशेंट जो है वो आपके पास एकदम थका हारा सा आएगा, कोई उसमें डिजीज जैसा फीचर नहीं रहेगा, ठीक है, पर उसमें उसके अदर फीचर्स क्या रहेंगे, उसके हार्ट फेलियर जैसी कंडीशंस उसमें आने लगेंगी। ठीक है, ये किन में होता है, तो ओल्डर पेशेंट में होता है या अक्सर। और इनमें मैकेनिज्म क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बॉडी में पहले से चल रहे जो दूसरे डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, मतलब अदर कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, उनकी वजह से बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम थायराइड हार्मोन के एक्सेस को यूज़ उस तरीके से नहीं रिस्पॉन्ड कर पाता जिस तरीके से नॉर्मल यंग पेशेंट करते हैं, यंग पीपल करते हैं। तो सारे एड्रिनर्जिक रिसेप्टर जैसे कि एंजाइटी, ट्रेमर, स्वेटिंग, ये सब ब्लंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, एड्रिनर्जिक कोई साइन नहीं मिलता है, तो वही लिखा हुआ है कि ब्लंट हो जाते हैं या मास्क एड्रिनर्जिक साइन होते हैं। तो पेशेंट का कोई मतलब उसका ना तो एंजाइटी होता है ना उसे, वो एकदम चुपचाप बैठा रहता है। ठीक है, उसका वेट लॉस भी हो रहा होता है और पुरानी उसकी कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है तो वो भी अचानक से खराब होने लगती है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि पर्सन जो है उसको एपैथेटिक हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा भाई, एक तो अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और कार्डियक इशू जो है वो और ज़्यादा क्या हो जाए, उसकी वर्जनिंग होने लगे।
तो इस तरीके से हम इसको डायग्नोसिस कर पाते हैं। तो दो क्रिटिकल कंडीशन जो कि हो सकते हैं थायराइड हार्मोन के कारण, वो एक तो थायराइड स्टॉर्म और एपिथेटिक हाइपरथायरॉयडिज्म, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन हम बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो रॉबिन्स में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, मतलब कि नॉर्मल तो आपको याद रखना है। लेबोरेटरी में डायग्नोसिस करने के लिए सीरम में आप TSH लेवल देखोगे जो कि डिक्रीज्ड मिलेगा, T3 और T4 का लेवल क्या रहेगा, इंक्रीज्ड मिलेगा हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में। एक और कंडीशन होती है जिसमें हम बोलते हैं T3 टॉक्सिकोसिस, ये हाइपरथायरॉयडिज्म में ही आता है और ये किससे होता है, T3 हार्मोन के कारण। इसमें क्या होता है, T4 जो है वो तो नॉर्मल मिलता है या फिर कभी कभार थोड़ा डिक्रीज मिलता है, लेकिन T3 का लेवल क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है। तो ये आपको हो गया। फिर उसके बाद देखिए रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, अगर इससे भी डायग्नोसिस किया जाता है। तो रेडियो एक्टिव आयोडीन का अपटेक किया गया है तो ग्रेव डिजीज में ये डिफ्यूजली इंक्रीज मिलेगा, मतलब आपको जो थायराइड ग्लैंड है उसमें डिफ्यूज तरीके से रेडियो एक्टिव आयोडीन मिलेगा। टॉक्सिक एडिनोमा में सॉलिटरी नोड्यूल मिलेगा एक, ठीक है, और डिक्रीज्ड अपटेक मिलेगा थायरॉयडिटीज में। तो ये आपको याद रखना है। आयोडीन के हम रेडियो एक्टिव आयोडीन से भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो बीटा ब्लॉकर सबसे पहले, तो ये भाई एड्रेनर्जिक टोन बढ़ जाता है T3 T4 कारण, तो ये बीटा ब्लॉकर इसलिए यूजफुल है। देन थायोनामाइड, तो ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं न्यू हार्मोन के सिंथेसिस को, तो नया हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होगा, तो ये डिजीज को ठीक करेगा। देन आयोडीन सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, तो ये ब्लॉक क्या करता है, ये ब्लॉक करता है थायराइड हार्मोन के रिलीज को ब्लॉक करता है। पेरिफेरल इनहिबिटर्स दे सकते हैं लाइक PTU कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं कन्वर्जन ऑफ T3 to T4। ठीक है, क्योंकि पेरीफेरी में जाकर T4 कन्वर्ट होता है T3 में, तो हम कन्वर्जन को इनहिबिट कर दे रहे हैं पेरिफेरल इनहिबिटर देकर। T4 से T3 में कन्वर्जन इनहिबिट हो जाएगा, तो वो यूजफुल है क्योंकि जो एक्टिव फॉर्म है वो T3 है। ठीक है, तो फिर दूसरा है रेडियो एक्टिव आयोडीन, तो ये क्या करता है कि थायराइड के टिश्यू का ही पे इनकॉर्पोरेट हो जाता है और उसके फंक्शन को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो इस तरह से इसके प्राइमरी मैकेनिज्म हो गए और ये इसके प्राइमरी गोल हैं कि अगर इमीडिएट कंट्रोल करना है टैकीकार्डिया, ट्रिमर और हाइपरडिफिकेशन का, तो बीटा ब्लॉकर ये हमने पहले ही बताया। अगर लॉन्ग टर्म रिडक्शन करना है T3 T4 प्रोडक्शन का, तो थायोनामाइड दे दीजिए। एक्यूट स्टेबलाइजेशन करना है या प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन के लिए आयोडीन सॉल्यूशन, और रैपिड रिडक्शन करना है एक्टिव T3 का, तो इसके लिए T3 में कन्वर्जन को स्टॉप कर दीजिए, तो पेरिफेरल इनहिबिटर। और अगर परमानेंट नॉन सर्जिकल टिश्यू का डिस्ट्रक्शन करना है तो आप क्या कर दो, रेडियो एक्टिव आयोडीन दे दो। तो ये हमने बात करी हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। एक बार देख लेते हैं। हमने बोला कि हाइपरथायरॉयडिज्म में हमने एक तो फीडबैक मैकेनिज्म आपको बताया, देन हमने दो टर्म बताए, थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म, ये टर्म आपको क्लियर होंगी। देन उसके बाद हमने उसके एटियोलॉजी बताई और उसमें हमने क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, उन क्लासिफिकेशन की एटियोलॉजी बताई। देन हमने बात की पैथोफिजियोलॉजी, तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। फिर हमने बात करी कि क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मिलते हैं, क्या कॉम्प्लेक्सिसिटी क्या कॉम्प्लिकेशन मिलते हैं, तो ये हमने बात की। देन उसके बाद दो हमने इम्पॉर्टेंट केस की बात करी जो क्रिटिकल एकदम सिचुएशन होती है बिकॉज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, और इसके अलावा हमने बात करें लेबोरेटरी डायग्नोसिस और इसके बाद फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो ये था पूरा हाइपरथायरॉयडिज्म। अब